नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2024-25 जो 22 मई 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या एसेसमेंट ऑफ लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आए लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या एसेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। तो इसमें आप लोग ध्यान रखना, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 202 इस जगह पे क्लिक कीजिए, आपको सारी वीडियो इस पेपर के क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया 201, 202, 203, ठीक है। तो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है। किसने कहा? ए हुआ एवं फ्रेड बी एलन, सी एरविन डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए हुआ एवं फ्रेड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? ए विश्वसनीयता, विवैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी कठिनाई। सही जवाब हो जाएगा 2 का डी, कठिनाई। अगला प्रश्न है, संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो ए आकलन, बी मापन, सी मूल्यांकन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना आप लोग, बी मापन। अगला प्रश्न है, व्यवहार के मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए आकलन, बी मापन, सी मूल्यांकन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना, डी परीक्षण। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या किसने कहा है? तो ए NCERT, बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी कोठारी आयोग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए NCERT। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का क्षेत्र है? ए व्यापक, बी संकुचित, सी सीमित, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 6 ए। मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा है? व्यापक, ठीक है। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिससे निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है? ए मापन, बी मूल्यांकन, सी आकलन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 7 का, बी मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण कहलाता है? ए मूल्यांकन, बी परीक्षण, सी परीक्षा, डी मापन। सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना, डी मापन। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण मापन कहलाता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की कौन सी विधि नहीं है? तो ए निरीक्षण, बी विश्लेषण, सी साक्षात्कार, डी प्रश्नावली। तो मूल्यांकन की कौन सी एक विधि नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 9 का, ध्यान रखना, बी विश्लेषण। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन और मापन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ए दोनों समान प्रक्रिया है, बी मूल्यांकन मात्रात्मक है जबकि मापन गुणात्मक है, सी मूल्यांकन मापन पर आधारित है, डी सभी कथन सही है। मूल्यांकन और मापन के बारे में कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा 10 का, ध्यान रखना आप लोग, सी मूल्यांकन मापन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन होता है? ए मात्रात्मक, बी गुणात्मक, सी मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? ए नामित स्तर मापनी, बी क्रमित स्तर मापनी, सी अंतराल स्तर मापनी, डी अनुपात स्तर मापनी। सही जवाब हो जाएगा 12 का, डी अनुपात स्तर मापनी। अगला प्रश्न है, किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? तो ए अनुपात मापनी, बी अंतराल मापनी, सी क्रमित मापनी, डी नामित मापनी। सही जवाब हो जाएगा 13 का, ए अनुपात मापनी। अगला प्रश्न है, नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है? ए नामित मापनी, बी क्रमित मापनी, सी अंतराल मापनी, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना, सी अंतराल मापनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है? तो ए मापन
आंकड़ों को मात्रात्मक बनाने की प्रक्रिया है बी। क्रमित मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है सी। वास्तविक परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण से अधिक विश्वसनीय है डी। योगात्मक आकलन किसी पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है। तो बोल रहा है कौन सा गलत है? सही जवाब हो जाएगा बी। क्रमित मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है, ये गलत है क्योंकि सबसे निचला स्तर कौन सा है? नामित मापनी है। ठीक है, बाकी सभी तीनों सही है। मापन आंकड़ों के मात्रात्मक बनाने की प्रक्रिया है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होता है। योगात्मक आकलन किसी पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है। ठीक है, तो बी इसका सही है। आप लोग ध्यान रखना, यह प्रैक्टिस सेट 8 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। एग्जाम में कम से कम 25 से 30 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ए छात्रों का चयन बी, अंतिम स्थिति की जांच करना सी, अगली कक्षा में प्रोन्नत डी, छात्रों की प्रगति की निगरानी। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, छात्रों की प्रगति की निगरानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सीखने के अस्थायी कठिनाइयों की जांच की जाती है? ये नैदानिक मूल्यांकन बी, योगात्मक मूल्यांकन सी, रचनात्मक मूल्यांकन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, नैदानिक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है। ये रचनात्मक मूल्यांकन बी, नैदानिक मूल्यांकन सी, योगात्मक मूल्यांकन डी, प्लेसमेंट मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना सी, योगात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, किस मापनी का प्रयोग भौतिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक विज्ञान में किया जाता है? ए नामित मापनी, बी क्रमित मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, नामित मापनी। अगला प्रश्न है, मापन के कौन से स्तर में अंकगणितीय संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग का प्रयोग किया जाता है? ए नामित मापनी, बी क्रमित मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, अनुपात मापनी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन तकनीकों का चयन मूल रूप से इसके आधार पर किया जाता है? ए उद्देश्य पूर्णता, बी वैधता, सी विश्वसनीयता, डी वस्तुनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा 21 का सी, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण हैं? ए बुद्ध परीक्षण, बी अभिक्षमता परीक्षण, सी व्यक्तित्व परीक्षण, डी उपलब्धि परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना डी, उपलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन करता है? ए नैदानिक परीक्षण, बी बुद्धि परीक्षण, सी अभिक्षमता परीक्षण, डी उपलब्धि परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 23 का सी, अभिक्षमता परीक्षण। अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? ए तकनीक स्केल, बी लिकर्ट स्केल, सी प्रक्षेपी स्केल, डी नामित स्केल। तो अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, लिकर्ट स्केल। अगला प्रश्न है, एक वैयक्तिक अध्ययन की सीमाएं होती हैं। तो ए इसमें समय अधिक लगता है, बी बृहद जनसंख्या के लिए इसके परिणाम का सामान्यीकरण नहीं किया सकता, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 25 का सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मापन का गुणात्मक उपकरण है? ए साक्षात्कार, बी निरीक्षण, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना सी, ए बी दोनों, साक्षात्कार और निरीक्षण दोनों। अगला प्रश्न है, दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। किसने कहा? ए क्रॉनबर्ग, बी फीमेन, सीमन, डी एनेस्टेसी। सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, क्रॉनबर्ग। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता परीक्षण के उपकरण हैं? तो ए व्यवहारिक कसौटी, बी तकनीकी कसौटी, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, तकनीकी कसौटी। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर आवश्यक है? ये प्रश्नों के प्रकार भी, शैक्षिक उद्देश्य सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना सी, ए बी दोनों, प्रश्नों के प्रकार, शैक्षिक उद्देश्य दोनों। अगला प्रश्न है, ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा 30 का ए, 3। बीएस ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, तो ज्ञानात्मक पक्ष का बीएस ब्लूम 1956 में, भावात्मक पक्ष का कृथवाल 1964 में और क्रियात्मक पक्ष का सिम्सन 1969 में विकसित किए। ठीक है, तीनों याद होना चाहिए। अगला प्रश्न, तीनों के 6 भाग हैं। अगला प्रश्न है,
कौन सा शैक्षिक उद्देश्यों का क्षेत्र नहीं है? ए संज्ञानात्मक क्षेत्र, बी भावात्मक क्षेत्र, सी मनोविज्ञानात्मक क्षेत्र, डी सामाजिक क्षेत्र। तो कौन सा शैक्षिक क्षेत्र उद्देश्यों का क्षेत्र नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी सामाजिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर कौन सा है? ए अनुप्रयोग विज्ञान, सी विश्लेषण, डी संश्लेषण। सही जवाब हो जाएगा 32 का बी ज्ञान। संज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्तर हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसमें क्या पूछा है कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष का निम्न स्तर कौन सा है? तो ज्ञान, और उच्च स्तर मूल्यांकन। ठीक है, इसके 6 स्तर हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। निम्न स्तर ज्ञान है, उच्च स्तर मूल्यांकन है। संज्ञानात्मक पक्ष का उच्च स्तर मूल्यांकन है। अगला प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न में से प्रस्तुत किया गया था। सही जवाब हो जाएगा 33 का, ध्यान रखना, ए 1956 में। अगला प्रश्न है भावात्मक उद्देश्य का मुख्य बिंदु है। तो ए मूल्यांकन, बी विश्लेषण, सी मूल्यांकन निर्धारण, डी संश्लेषण। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी मूल्य निर्धारण। भावात्मक उद्देश्यों के मुख्य बिंदु है अग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, विचारणा, व्यवस्थापना, चित्रीकरण। इसमें क्या पूछा है? भावात्मक उद्देश्य का मुख्य बिंदु है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा सी मूल्य निर्धारण। संज्ञानात्मक पक्ष का मुख्य बिंदु है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, और भावात्मक पक्ष का, तो इस तरह से ध्यान रखना आप लोग तीनों का। भावात्मक पक्ष हो गया, ज्ञानात्मक पक्ष हो गया, और क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष के भी 6 जो है स्तर हैं। ठीक है, उद्दीपन, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। ये सब पता होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया था। तो ए सिम्पसन द्वारा, बी ब्लूम द्वारा, सी क्रेथवाल द्वारा, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए सिम्पसन द्वारा 1969 में। बार बार इस शब्द कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है, आप ध्यान रखना। यूनिट 2 में अक्सर इससे प्रश्न जो शैक्षिक उद्देश्य हैं ब्लूम के, बीएस ब्लूम के, आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, अध्ययन उद्देश्यों का वर्गीकरण जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। हर साल 2-3 प्रश्न से पूछता है, तो आप देख सकते हैं कितने प्रश्न पूछ चुका है इससे भी। तो क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया था सिम्पसन द्वारा 1969 में। ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो बीएस ब्लूम द्वारा 1956 में। भावात्मक पक्ष का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो क्रेथवाल द्वारा 1964 में। तीनों याद रखना, तीनों के 6 पक्ष हैं, किसी भी कीमत पर तैयार कर लेना। टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञानात्मक पक्ष का बीएस ब्लूम 1956, भावात्मक पक्ष का 1964 में क्रेथवाल, क्रियात्मक पक्ष का सिम्पसन द्वारा 1969 में। तीनों पक्ष पता होना चाहिए कौन कौन विकसित किया। अगला प्रश्न है भावात्मक पक्ष का संबंध है ए ज्ञान से, बी मूल्यांकन से, प्रशंसा से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी प्रशंसा से। अगला प्रश्न है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के लेखक कौन है? ए गिलफोर्ड, बी मेजर, सी एडम्स स्मिथ, डी ब्लूम। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी बीएस ब्लूम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है? ये ज्ञानात्मक पक्ष, भी भावात्मक पक्ष, से क्रियात्मक पक्ष, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना सी क्रियात्मक पक्ष। कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों के शारीरिक क्षमता पर जोर देता है? तो क्रियात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है भावात्मक पक्ष का आधार क्या होता है? ये सामाजिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी राजनीतिक, डी दार्शनिक। सही जवाब हो जाएगा बी मनोवैज्ञानिक। एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता होती है? ए वैधता, विश्वसनीयता, सी उपयोगिता, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निष्पक्ष मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्नों से किया जाता है? ए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से, बी लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्नों से, सी निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों से, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 41 का ए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का मुख्य दोष क्या है? ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी भाव प्रकाशन में असमर्थता। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मुख्य दोष क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी भाव प्रकाशन में असमर्थता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण के पद का उदाहरण है? ये बहुविकल्पी प्रकार के पद, बी रिक्त स्थानों की पूर्ति, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी रिक्त स्थानों की पूर्ति। अमानकीकृत पद प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण के पद, बी प्रत्याभिगामी प्रकार के परीक्षण के पद।
ठीक है। प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण के पद, इसमें सरल प्रत्यास्मरण, रिक्त स्थानों की पूर्ति। और प्रत्याभिज्ञान प्रकार के परीक्षण पद, इसमें सत्य सत्य प्रकार के पद, बहुविकल्पी प्रश्न, मिलान पद, वर्गीकरण पद। ये सारी चीजें याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है? ठीक है, तो ए बहुविकल्पी परीक्षण पद, बी सत्य असत्य प्रकार के परीक्षण पद, सी निबंधात्मक परीक्षण पद, डी सही मेल प्रकार के परीक्षण पद। पूछ रहा है किस परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है? सही जवाब हो जाएगा सी निबंधात्मक परीक्षण पद में। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, एकदम ओपन माइंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है? ए निबंधात्मक प्रश्न, बी रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रकार प्रश्न, सी मिलान प्रकार के प्रश्न, डी बहुविकल्पात्मक प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना आप लोग, ए निबंधात्मक प्रश्न। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है ए अधिगमकर्ता की कमजोरी जानने के लिए भी, क्या कितना अधिगम हुआ, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है, किसने कहा? ए विने बीवर्ड, सी स्टर्न, डी वेस्लर। सही जवाब हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना, डी वेस्लर। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना, बी आलपोर्ट। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण मापते हैं ये व्यक्तिगत विशेषताएं भी, धैर्य तथा दृढ़ता, सी ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता, सी डी छात्र क्षमता। सही जवाब हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना, सी ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्ध है तो ए मानसिक आयुपान वास्तविक आयु गुणित 100, बी वास्तविक आयुपान मानसिक आयु गुणित 100, सी मानसिक आयु अपान स्नेहात्मक आयु प्लस 100, डी वास्तविक आयु अपान मानसिक आयु प्लस 100। तो बुद्धि लब्ध है, सही जवाब हो जाएगा ए मानसिक आयुपान वास्तविक आयु गुणित 100। कभी कभी पूछ लेता है एम ए अपान सी ए गुणित 100, ठीक है, या फिर मेंटल एज अपान क्रोनिकल एज गुणित 100, कुछ भी पूछे आप लोग ध्यान रखना। 110 से 120 बुद्धिलब्ध के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी के होते हैं? ए प्रतिभाशाली, बी अति श्रेष्ठ बुद्धि, सी श्रेष्ठ बुद्धि, डी सामान्य बुद्धि। सही जवाब हो जाएगा 51 का, सी श्रेष्ठ बुद्धि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धि के मापन से संबंधित है? ए बाकर मेहदी परीक्षण, बी रोबिन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, सी प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, डी में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धि के मापन से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 52 का, बी रोबिन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक। अगला प्रश्न है, निष्पादन परीक्षण उपयोगी है? ए गूंगे बहरों के लिए, बी निरीक्षणों के लिए, सी बालकों के लिए, डी सभी के लिए। सही जवाब हो जाएगा 53 का, डी सभी के लिए। अगला प्रश्न है, बौद्धिक प्राप्तांक IQ है, ये मानदंड भी मूल प्राप्तांक, सी शाब्दिक बुद्धि का प्राप्तांक, डी अशाब्दिक बुद्धि प्राप्तांक। बौद्धिक प्राप्तांक IQ है, सही जवाब हो जाएगा 54 का, सी शाब्दिक बुद्धि का प्राप्तांक। अगला प्रश्न है, बैचलर का पहलू बुद्धि परीक्षण मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया है? ये बच्चों के लिए, भी पौध के लिए, सी छोटे बच्चों के लिए, डी जानवरों के लिए। सही जवाब हो जाएगा 55 का, भी पौध के लिए। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था? ए विलियम स्टर्न, बी अल्फ्रेड बिने, सी AR जेनसन, डी RB कैटल। सही जवाब हो जाएगा 56 का, बी अल्फ्रेड बिने। मानसिक आयु की अवधारणा को फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने पेश किया। उन्हें 1905 में साइमन के साथ पहला बुद्धि परीक्षण विकसित करने के लिए भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई? ये शारीरिक विरूप, सी मुखौटा, डी में से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई, सही जवाब हो जाएगा 57 का, सी मुखौटा। शब्द पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व लैटिन शब्द पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ रोमन अभिनेताओं द्वारा पहचाना जाने वाला मुखौटा है। इस अर्थ में व्यक्ति का अर्थ व्यक्ति का रूप होता है, जैसे कि दूसरों द्वारा देखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रक्षेपण परीक्षण
कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 58 का ध्यान रखना ए, मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक व्यक्ति समानता होता है, ए उदारवाद भी प्रभावी, सी सामाजिक, डी नवाचारित। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, नवाचारित। अगला प्रश्न है, संयोक्ता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, किसने परिभाषित किया? सही जवाब हो जाएगा 60 का ध्यान रखना बी, क्रो एवं क्रो को। अगला प्रश्न है, अब सारी प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? ये अनेक सही उत्तर वाले प्रश्न बी, निश्चित सही उत्तर वाले प्रश्न सी, एकल सही उत्तर वाले प्रश्न डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 61 का ए, अनेक सही उत्तर वाले प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सृजनात्मक तथ्य नहीं है? ए लचीलापन भी, धारा प्रभाविता, सी मौलिकता, डी स्मृति। सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, स्मृति। किस तकनीक का प्रयोग अचेतन पक्ष को मापने में किया जाता है? ए समाज मिति भी, निर्धारक मापनी, सी प्रक्षेपी तकनीक, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 63 का सी, प्रक्षेपी तकनीक। अगला प्रश्न है, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी व मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है, किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, स्टेन। अगला प्रश्न है, पद विश्लेषण किया जाता है, ये अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु भी, कमजोर पदों को अस्वीकार करने हेतु सी, भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, दोनों, अच्छे परीक्षण पद के चयन, कमजोर पदों को अस्वीकार करने। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण पद का वह स्तर जो श्रेष्ठ तथा कमजोर में भेद करता है कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 66 का बी, विभेदीकरण क्षमता। अगला प्रश्न है, परीक्षण की वैधता के प्रकार हैं, ए रूप वैधता, बी विषय वैधता, सी तर्क संगत वैधता, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वैधता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 68 का ध्यान रखना डी, शिक्षा मनोविज्ञान में कोई भी परीक्षा पूर्ण रूप से वैध नहीं होता, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य है, ए परीक्षण की मौलिकता, बी मापन की स्थिरता, सी परीक्षण की वास्तविकता, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? ए परीक्षण की लंबाई, बी प्रशासन, सी अंकन, डी अनुदेश। सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, परीक्षण की लंबाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्वसनीयता कथन की विधि कौन सी नहीं है? ए परीक्षण, पुनः परीक्षण, बी वैकल्पिक रूप, सी भविष्य सूचक, डी अर्धविच्छेद। सही जवाब हो जाएगा 71 का, ध्यान रखना सी, भविष्य सूचक। अगला प्रश्न है, एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.60 है तो पूर्ण परीक्षण की विश्वसनीयता होगी? सही जवाब हो जाएगा 72 का बी, 0.75। एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.60 है तो पूर्ण परीक्षण की विशेषता होगी, विश्वसनीयता होगी 0.75। ध्यान रखना, आर एन बराबर क्या होता है? 2r/1 + r। आर एन बराबर 2 × 0.6, क्योंकि आर बराबर क्या दिए गए हैं 0.6 अपान 1 + 0.6, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 1.2 हो जाएगा अपान 1.6, 12/16, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 3/4, 3 में 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 0.75 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है आप लोग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, 0.75, जहाँ आर एन पूर्ण परीक्षण और स्मॉल आर अर्ध परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जाती है उसकी ए वैधता, बी विशिष्टता, सी मानक, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 73 का, ध्यान रखना आप लोग डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, वैधता, मानक, विशिष्टता तीनों। अगला प्रश्न है, मानक के प्रकार हैं, ए आयु मानक, बी श्रेणी मानक, सी शतांश, सी मानक, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है,
विभिन्न कक्षाओं के प्रतिनिधि समूह के औसत प्राप्तांक कहे जाते हैं। ए आयु मानक, बी कक्षा मानक, सी शतांश, सी मानक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 75 का बी कक्षा मानक। अगला प्रश्न है, अच्छे मानक की विशेषताएं हैं। ए नवीनता तथा सार्थकता, सी बी प्रतिनिधित्व, सी तुलनीयता, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 76 का डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 77 का डी। ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है, ये सही नहीं, बाकी तीनों सही है। यह छात्रों के मध्य अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को दूर करती है, या सामाजिक दबाव को कम करती है, या आनंदपूर्ण तथा तनाव मुक्त अधिगम को बढ़ावा देती है। तीनों सही है, ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, CBCS का पूरा नाम क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, चुनाव आधारित क्रेडिट प्रणाली, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अगला प्रश्न है, CCE का पूरा नाम क्या है। तो ए सतत एवं समग्र मूल्यांकन, बी समग्र एवं सतत मूल्यांकन, सी सतत एवं गुणात्मक मूल्यांकन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। CCE स्टैंडर्डाइज्ड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अगला प्रश्न है, CGPA का पूरा नाम है। सही जवाब हो जाएगा 80 का सी, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 81 का, ध्यान रखना बी, निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण से अधिक विश्वसनीय है। ये गलत है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण ज़्यादा विश्वसनीय होता है, ठीक है। तो बाकी परंपरागत आकलन विधियां से शिक्षक केंद्रित होती हैं। प्रयोगात्मक परीक्षण में मनो शारीरिक कौशलों को मापा जाता है, और CBCS आकलन की नई प्रवृत्ति है। सही जवाब हो जाएगा 81 का बी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है। तो ए असंरचित निबंध, बी संरचित निबंध, सी संक्षिप्त उत्तर, डी बहुविकल्पीय प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा 82 का ए, असंरचित निबंध। अगला प्रश्न है, आंकड़ों को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है। ए मध्यमान, बी माध्यिका, सी बहुलक, डी मानक विचलन। सही जवाब हो जाएगा 83 का बी, माध्यिका। अगला प्रश्न है, अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है। ए मध्यमान, बी बहुलक, सी माध्यांक, डी प्रसार। सही जवाब हो जाएगा 84 का डी, प्रसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, AMD बराबर EL प्लस N माइनस CF अपान FM इंटू I। ठीक है, ये सही नहीं, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है। ए बहुलक, बी माध्यांक, सी मध्यमान, डी माध्यांक व बहुलक। किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है। सही जवाब हो जाएगा 86 का सी, मध्यमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक है, मतलब यहाँ पर माध्यिका पूछ रहा है। तो कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, विषम है। तो माध्यिका बराबर क्या होता है, ध्यान रखना, n+1 अपान 2वां पद। 9 है, इसका मतलब विषम है, ठीक है। तो n+1 अपान 2वां पद, तो 9+1 अपान 2 मतलब 10/2, मतलब 5वां पद हो जाएगा। अब इसको आरोही या अवरोही क्रम पर सजाइए। 3 बार है, 3 3 3, ठीक है, 1 2 3। उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 2 3, उसके बाद 4 लिखेंगे, ठीक है, 4 एक बार है, फिर 4 के बाद 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, ठीक है, फिर 8, फिर 9, फिर 15। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसमें पांचवा पद है, कौन सा पांचवा पद है, 1 2 3 4 5, पांचवा पद 5 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 87 का, ध्यान रखना ए 5 हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, आप लोग सीख लीजिए, निकालिए, हर बार आता है। ये पदों की संख्या विषम हो तो माध्यांक बराबर क्या होता है, n+1 अपान 2वां पद, ठीक है। और सम है तो ध्यान रखिएगा, n+2वां पद प्लस n अपान 2+1 अपान पूरे का 2वां पद, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है सम वाला, इसको तो आपको पता ही होगा, ठीक। सम है तो क्या होगा, n अपान 2वां पद, ठीक है, प्लस n अपान
2+1, ठीक है, n अपान 2+1 1वां पद, ठीक है, पूरे के बटे जो है 2, ये सम का है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर विषम है तो और को मतलब व्यवस्थित कीजिए तो 3 3 3 4 5 6 8 9 15, ठीक है, व्यवस्थित हो गया। अब आप लोग पदों संख्या विषम है तो n+1 अपान 2 पद, 9+1 अपान 2, 10+2 5वां पद हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। मानक विचलन का सूत्र है, सही जवाब हो जाएगा सी। मानक विचलन बराबर क्या होता है, सिग्मा अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपान एन माइनस सिग्मा एफ डी अपान एन का होल वर्ग, ठीक है, ये फार्मूला याद रखना, हर बार लगभग पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, विचलनशीलता की माप कौन सी है, तो ए प्रसार भी, चतुर्थक विचलन सी, मानक विचलन डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 89 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यदि कुछ आंकड़ों का मध्यमान एवं माध्यांक क्रमशः 6 एवं 10 है तो बहुलक होगा। ध्यान रखना, कुछ आंकड़ों का मध्यमान एवं मध्यांक, ठीक है, तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका -2 माध्य। क्लियर है, तो मध्यमान यहाँ पर कितना दिया गया है 6 और माध्यांक 10, तो माध्यांक जो है 10 है, 3 इंटू 10 -2 इंटू 6, ठीक है, तो ये 30 हो गया -12 हो गया, 30 में 12 जाएगा कितना हो जाएगा 18, ठीक है, 18 आ जाएगा, 18 इसका उत्तर हो गया। सही जवाब हो जाएगा 90 का बी, ठीक है, 18। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका -2 माध्य, मान रख दीजिए 10 इंटू 3 इंटू 10 -2 इंटू 6, 30 12 18। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए क्रमांकन विधि का विकास किसने किया। ए कार्ल पियर्सन, बी स्पीयरमैन, सी स्किनर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 91 का बी, स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का प्रसार है तो ए -1 से 0, बी 0 से 1, सी -1 से +1, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 92 का सी, -1 से +1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोडक्ट मूवमेंट विधि नहीं है। ए कोट अंतर्विधि, बी विकर्ण आरेख विधि, सी वास्तविक मध्यमान विधि, डी कल्पित मध्यमान विधि। सही जवाब हो जाएगा 93 का बी, विकर्ण आरेख विधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण असतत चर का है। सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, एक कक्षा में बालक बालिकाओं की संख्या। अगला प्रश्न है, जेड प्राप्तांक में समूह का मध्यमान सदैव होता है। सही जवाब हो जाएगा 95 का, ध्यान रखना आप लोग, ए शून्य। जेड प्राप्तांक में समूह का मध्यमान सदैव एक होता है और विचलन जो होता है एक होता है, ठीक है। जेड प्राप्तांक में समूह का मध्यमान मान सदैव 0 होता है और विचलन जो होता है एक होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। जेड प्राप्तांक में मानक विचलन जो है एक होता है, ध्यान रखना, मानक विचलन हमेशा एक होता है लेकिन मध्यमान हमेशा 0 होता है, दोनों याद रखना, दोनों पूछा जाता है बार बार। अगला प्रश्न है, टी प्राप्तांक का सही सूत्र हर बार देखो पूछा जा रहा है। सही जवाब हो जाएगा 96 का, ध्यान रखना भी, 50 + 10 कोष्टक के अंदर x - m अपान सिग्मा। अगला प्रश्न है, स्टेनाइन स्कोर का प्रसार क्या है। ए 0 से 9, बी 1 से 9, सी 0 से 10, डी 1 से 10। तो स्टेनाइन स्कोर का प्रसार क्या है। सही जवाब हो जाएगा 97 का बी, 1 से 9। स्टेन का क्या होता है 1 से 10, दोनों याद रखना, दोनों पूछा गया है। अगला प्रश्न, 80 के माध्य की परीक्षा, मतलब 80 के माध्य की परीक्षा और 20 के मानक विचलन पर 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का जेड अंक होगा। यहाँ ध्यान रखना, माध्य बराबर क्या दिया गया है 80 और मानक विचलन 20, ठीक है, 60 अंक प्राप्त होता है, विद्यार्थी का जेड अंक होगा, मतलब जेड पूछ रहा है। इसका फार्मूला ध्यान रखना, जेड अंक का सूत्र क्या है, जेड बराबर x - m अपान सिग्मा, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ पर x दिया गया है, ठीक है, 60, m दिया गया है 80, मानक विचलन 20, तो x - m अपान सिग्मा कर दीजिए, अब अपना मान रख दीजिए पूरा, x - m x 60 m 20 अपान 20 कर दीजिए, सॉरी x कितना है 60, m कितना है 80 अपान 20 कर दीजिए, 60 में 80 गए -20 आ जाएगा, -20/20 -1 आ जाएगा, जेड मान कितना आ जाएगा -1। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 98 का सही जवाब हो जाएगा डी, -1।
ठीक है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने मनोविज्ञान की परीक्षा में 80 अंक प्राप्त की 80 अंक और सांख्यिकी में 60 अंक प्राप्त किए। इन अंकों को निम्न में से किसमें परिवर्तित करके तुलना की जा सकती है? ए प्रतिशत, बी कठोरतियां, सी मानक अंक, डी क्रमांतर। सही जवाब हो जाएगा 99 का सी, मानक अंक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं मतलब गलत है? ए, दो चरों के मध्य संबंध निकालने के लिए बहुलक का प्रयोग किया जाता है। बी, मध्यांक के क्रमिक चर है। सी, मध्यमान से विचलन का योग शून्य होता है। डी, अवर्गीकृत आंकड़ों और कुछ नहीं बल्कि मूल आंकड़े हैं। सही जवाब हो जाएगा 100 का ए, दो चरों के मध्य संबंध निकालने के लिए बहुलक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप +202 यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। और जो अगला प्रैक्टिस सेट है 9 हल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग 203 का हल करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड आपके हैं जो बीएड कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के बच्चे हों, उनको भी चैनल के बारे में बताइए। फर्स्ट ईयर ढेर सारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।